आप सभी को नमस्कार। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ आज का टॉपिक है। तो इसमें जो वर्गीकरण किया गया है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, तो इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं इससे पहले कौन कौन से वर्गीकरण किए गए हैं सजीवों का। तो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था और उस क्लासिफिकेशन को देने वाले जो स्वीडिश बोटनिस्ट थे उनका नाम था कार्ल लिनियस। क्या नाम था? कार्ल लिनियस। और 1757 ईस्वी में उन्होंने पूरे सजीव को दो भागों में बांट दिया था और वो था आपका प्लांटेई और एनिमेलिया। प्लांटेई और एनिमेलिया, तो इसने दो वर्ग में बांट दिया पूरे सजीव को। तो इसमें देखिए वर्गीकरण का आधार क्या था कि एक था कि जो फोटोसिंथेसिस करेगा अपने से, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेगा, तो उसको हम लोग प्लांटेई में रखेंगे इस ग्रुप में। और जो अपना भोजन नहीं बनाएगा यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, उसको हम लोग एनिमेलिया में रखेंगे। उनका वर्गीकरण का आधार यही था। तो हम लोग लिख लेते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल लिनियस। लिख सकते हैं गिवन बाय कार्ल लिनियस। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने। और ये पूरे सजीव को दो वर्गों में बांट दिए थे, एक था प्लांटेई और दूसरा था एनिमेलिया। यानी जो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा यानी जो अपना भोजन बना लेगा तो उसको प्लांटेई में, और जो नहीं बनाएगा तो एनिमेलिया में। उसके बाद देखिए, और ये दिए थे 1757 ईस्वी में। कब दिए थे? तो 1757 ईस्वी में ये क्लासिफिकेशन दिए थे। इसके बाद क्लासिफिकेशन आया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ लिख देंगे गिवन बाय अर्नस्ट हकेल। उनका नाम क्या था? अर्नस्ट हकेल। यही उनका नाम था। और इसने कब क्लासिफिकेशन किया था? तो 1886 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1886 ईस्वी में। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बात हमको जान लेना है। और इसके बाद आया था, तो देखिए थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखिए प्लांटेई और एनिमेलिया तो ये पहले से था ही, और इसमें जो दिया गया था प्रोटिस्टा। इसमें जो दिया गया प्रोटिस्टा, और इसमें आधार बनाया गया था टिश्यू डिफरेंशिएशन के आधार पर। टिश्यू डिफरेंशिएशन के आधार पर इसको तीन भागों में बांट दिया गया पूरे सजीव को। और इसको देने वाले वैज्ञानिक थे, क्लासिफिकेशन को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, जो 1886 ईस्वी में इस क्लासिफिकेशन को दिया था। और इसके बाद आया था फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? तो कोपलैंड ने। कोपलैंड ने तो कब दिया था? तो 1956 ईस्वी में। और इसका आधार था न्यूक्लियस। का आधार देखिए, पहला टू किंगडम था भोजन का आधार बना करके, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया टिश्यू के आधार बना करके, और फोर्थ किंगडम दिया गया आपका न्यूक्लियस के आधार बना करके दिया गया था। तो ये आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको प्रोटिस्टा को जोड़ दिया गया था। और अर्नस्ट हकेल ने 1886 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया। इसके बाद देखिए फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया था फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन का आधार था न्यूक्लियस, और इसको न्यूक्लियस को आधार बनाकर ही ये फोर्थ किंगडम बनाया गया। देखिए प्रोटिस्टा, प्लांटेई और एनिमेलिया तो पहले से था, और इसमें आपको जोड़ दिया गया मोनेरा को। और देखिए फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? तो कोपलैंड ने। किसने दिया था? तो इसको लिख देंगे गिवन बाय कोपलैंड। और कब दिया था? तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे
1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। और देखिए, तो ये तो आपका हो गया फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, और 1969 ईस्वी में। कब दिया गया था? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 ईस्वी में दिया गया था। और इसको देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, यानी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें इन्होंने फंजाई को जोड़ दिया था। और इसके बाद हम लोगों को जानना है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी इसको कौन सा आधार बनाकर वर्गीकरण किया गया है? तो ये सब था, तो ये फिजिकल आधार बनाया गया था, लेकिन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को हम लोग कह सकते हैं केमिकल आधार बना करके। इसका जो वर्गीकरण का आधार बनाया गया है वह या पैरामीटर जिसको कहते हैं, किस आधार पर के बना करके वर्गीकरण किया गया? तो इसमें वर्गीकरण किया गया है आपका, देखिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन given by R.H. व्हिटेकर। और कब दिया गया था? तो हम लोग बताएंगे 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग जानेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, इसका आधार क्या है? पैरामीटर ऑफ 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन ऑफ लाइफ का जो क्लासिफिकेशन जो हुआ है किस आधार पर किया गया है? इससे पहले जो भी क्लासिफिकेशन किया गया था वह फिजिकल आधार था या भौतिक आधार कहिए, लेकिन जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ का जो वर्गीकरण किया गया है, या इसमें हम लोग कह सकते हैं कि विभाजन किया गया है, उसका आधार बनाया गया है केमिकल आधार भी हम लोग कह सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए, इस 3 डोमेन्स में आपको आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा या यूकेरिया भी हम लोग कहते हैं, ये 3 ग्रुप में बांटा गया है, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो देखिए, तो इसका पैरामीटर क्या रखा गया है कि किसको किस समूह में रखा जाएगा? तो सबसे पहले इसका पैरामीटर बनाया गया है कि जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप प्रेजेंट रहेगा उसको अलग समूह बना देंगे, और जिसमें अब्सेंट रहेगा वेल डेवलप न्यूक्लियस उसका अलग समूह बनेगा। का एक दूसरा आधार बनाया गया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ 60S rRNA का, और उसके बाद आधार बनाया गया केमिकल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या कहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद एक और आधार बनाया गया है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसको भी आधार बनाया गया है। और इन सभी को आधार बना करके विभाजित किया गया है 3 समूह में। इन सभी को आधार बना करके विभाजित कितना समूह में किया गया है? 3 समूह में किया गया है, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो देखिए, आर्चिया को हम लोग आर्चिया बैक्टीरिया भी कहते हैं, और दूसरा जो समूह है बैक्टीरिया उसको हम लोग यू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, और जो तीसरा जो समूह बनाया गया है यूकेरिया, जिसको हम लोग यूकैरियोटा के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, हम लोग बारी बारी से आर्चिया के बारे में जानेंगे, बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे और यूकेरिया के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आर्चिया जो होगा उस समूह में किनको किनको रखा गया है? तो प्रोकार्योटिक सेल और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। और उसके बाद देखिए, द सेल वॉल ऑफ आर्चिया कंटेन नो पेप्टिडोग्लाइकॉन। और अगला कैरेक्टर क्या हम लोग नोट किए हैं कि आर्चिया आर नॉट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। और इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद हम लोग नोट किए हैं इसमें कि एब्सेंट ऑफ लूप इन rRNA, और आर्चिया ऑफ्टेन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मैंने अति प्रतिकूल वातावरण में रहेगा, RNA में लूप एब्सेंट रहेगा, और सेल मेम्ब्रेन ब्रांच हाइड्रोकार्बन के बने होंगे। और देखिए, जो मेम्ब्रेन होंगे उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन का अभाव होगा। तो उसका यही करेक्टर होगा। क्या क्या होगा कि द सेल वॉल ऑफ आर्चिया
contain no peptidoglycan. Archaea are not sensitive to antibiotics. The cell membrane composed of branched hydrocarbon. Absent of loop in rRNA. Archaea often live in extreme environment. तो ये सारा कैरेक्टर ये होगा आर्चिया का। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया या कहिए यू बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया आर प्रोकार्योटिक इन नेचर एंड लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। और दूसरा पॉइंट हम लोग नोट किए हैं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्राइमरली। और तीसरा जो पॉइंट हम लोग बनाए हैं कि ऑल बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। ये सारा कैरेक्टर होगा किसका, तो डोमेन बैक्टीरिया का। और देखिए और डोमेन यूकेरिया का हम लोग नेचर हम लोग देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा इसका। देखिए डोमेन यूकेरिया में हम लोग क्या बता सकते हैं, तो देखिए ऑल यूकैरियोटिक इन नेचर एंड सेल हैज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। और अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसमें सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकन, ये हम लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं अब्सेंट ऑफ लूप इन rRNA। और हम लोग इसमें क्या नेचर में हम लोग लिख सकते हैं इसका, तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन अटैच टू ग्लिसरॉल एस्टर। हम लोग तो ये सारा हम लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं इसमें, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकेरिया में। और देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डोमेन बैक्टीरिया में ये 3 पॉइंट हम लोग नोट किए हैं कि इस आधार पर या इस कैरेक्टर के कारण इस ग्रुप में इसको रखा जाएगा और डोमेन में जो ये सारा कैरेक्टर होगा तो इसमें इस ग्रुप में रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।